नमस्कार प्यारे छात्र छात्राओं। आज हम संक्रमण तत्व भाग 2 का अध्ययन करेंगे, के पाठ्यांश का अध्ययन करेंगे, जो 12वीं रसायन के संक्रमण तत्व डी ब्लॉक के तत्वों का प्रमुख अंश है। पूर्व में अपन ने संक्रमण तत्व भाग 1 वीडियो में संक्रमण तत्वों के बारे में सामान्य जानकारी हासिल कर ली थी, उनके विशिष्ट लक्षणों, उनकी पहचान और उनके सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में अपन चर्चा कर चुके हैं। अब अपन इस वीडियो में संक्रमण तत्वों के विभिन्न प्रकारों या संक्रमण तत्वों की विभिन्न श्रेणियां के बारे में अध्ययन करेंगे। यह संक्रमण तत्व रसायन शास्त्र के भाग 1 के अंदर इकाई 4, पुरानी पुस्तक में इकाई 8 हो सकती है, में ये निहित है। अतः भाग 1 रसायन शास्त्र के जो एनसीईआरटी की पुस्तक है उसके पाठ को अच्छी तरह से पढ़ेंगे और इसके बारे में समझ सकेंगे। संक्रमण तत्वों का अध्ययन वर्ग वाइज किया जाता है, जिसको अपन श्रेणियां कहते हैं। अतः संक्रमण तत्वों की श्रेणियों का आज अपन अध्ययन करेंगे, उन पर चर्चा करेंगे और उन पर मनन करेंगे। आवर्त सारणी में इसका स्थान पूर्व में चर्चा कर चुके हैं। पीले कलर के जो दे रखे इसमें वर्ग 2 से वर्ग 12 तक ये संक्रमण तत्व हैं। इसकी जो श्रेणियां हैं क्रमशः पहली श्रेणी, दूसरी, तीसरी, चौथी, 4 श्रेणियां हैं। इनका अपन अध्ययन करेंगे और इसमें इनके प्रथम सदस्य और अंतिम सदस्य तथा इसके अंतर्गत जो तत्व संक्रमण तत्व श्रेणी में शामिल है किंतु संक्रमण तत्वों के गुण प्रदर्शित नहीं करते, उन पर भी अपन चर्चा करेंगे। अब अपन विस्तार से संक्रमण तत्व की श्रेणियों के पहले परिचय ले लेते हैं। तो कुल 4 प्रकार की संक्रमण तत्वों की श्रेणियां हैं। प्रथम संक्रमण तत्व की श्रेणी है 3D श्रेणी, या इसको स्कैंडियम श्रेणी भी कहा जाता है। इसका प्रथम सदस्य स्कैंडियम, जिसका परमाणु क्रमांक 21, और अंतिम सदस्य जिंक, जिसका परमाणु क्रमांक 30 है। द्वितीय संक्रमण श्रेणी या 4D श्रेणी, इसे यूट्रियम श्रेणी भी कह सकते हैं। इसका यूट्रियम का प्रथम सदस्य है जिसका परमाणु क्रमांक 39 और अंतिम सदस्य कैडमियम, जिसका परमाणु क्रमांक 48 है। तृतीय संक्रमण श्रेणी, इसको 5D श्रेणी भी कहा जाता है। इसका प्रथम सदस्य लेंथेनम या लेंथेनाइट, और लेंथेनम बोलते हैं इसको, लेंथेनियम भी कह सकते हैं। इसका परमाणु क्रमांक 57 है तथा हाफनियम, जिसका परमाणु क्रमांक 72 से मरकरी परमाणु क्रमांक 80 तक यह श्रेणी है। प्रथम सदस्य 57 है और 57 से 72 के बीच में एफ ब्लॉक के तत्व है जो आवर्त सारणी के में स्थित है।
चतुर्थ संक्रमण श्रेणी या 6D श्रेणी। इसका प्रथम सदस्य है एक्टिनियम, इसे एक्टिनियम श्रेणी भी कह सकते हैं। इसका परमाणु क्रमांक 89। यह रदरफोर्डियम 104 से कोपरनिशियम Cn 112 तक पुनः शुरू होती है। एक्टिनियम और रदरफोर्डियम के बीच में एफ ब्लॉक के तत्व है, जिसको एक्टिनाइट कहेंगे अपन। ये आवर्त सारणी के स्थित है। 5D श्रेणी में लेंथेनाइट है, जो आवर्त सारणी के बाहर स्थित है 58 से युगोत्तर तक, और यहाँ पर 90 से 103 तक ये एक्टिनाइट है, जो आवर्त सारणी के बाहर स्थित है। इन चारों नामों को अच्छी तरह से समझ लीजिए, क्योंकि इसके बारे में अक्सर प्रश्न आता है कि 3D श्रेणी के प्रथम और अंतिम तत्व का नाम बताइए, या उसका परमाणु क्रमांक, है ना, ये पूछा जाता है। अब आवर्त सारणी में इन चारों श्रेणियों के बारे में और अपन अध्ययन कर सकते हैं। इसमें रेड कलर में जो दिखा रखा है वो सदस्य है पूरे ट्रांजिशन तत्वों के गुण प्रदर्शित करने वाले, और जो इधर ये थोड़ा से ग्रे कलर में दे रखा है ये सभी श्रेणियों के अंतिम तत्व हैं। ये ट्रांजिशन गुण तत्वों के या संक्रमण तत्वों के गुण प्रदर्शित नहीं करते हैं। ये विशेष नोट कर लेना। ये प्रश्न परीक्षा में आ सकता है भी, ये ऐसा क्यों होता है। और ये वाइट कलर के दे रखे हैं, ये तत्व 109, 10 और 11 परमाणु क्रमांक वाले ये सदस्य भी संक्रमण तत्वों के गुण प्रदर्शित नहीं करते। इस प्रकार अपन देखते हैं कि प्रथम संक्रमण श्रेणी में, द्वितीय संक्रमण श्रेणी और तृतीय संक्रमण श्रेणी में 9 तत्व ही संक्रमण तत्वों के गुण प्रदर्शित करते हैं, किंतु अंतिम तत्व सभी श्रेणी का संक्रमण तत्वों का गुण प्रदर्शित नहीं करता है। एवं चौथी संक्रमण श्रेणी में केवल 6 तत्व ही ऐसे हैं जो संक्रमण तत्वों के गुण प्रदर्शित करते हैं। बाकी के जो 4 सदस्य हैं वो संक्रमण तत्वों के गुण प्रदर्शित नहीं करते हैं। ये विशेष तौर से ध्यान देने योग्य बात है। इस पर प्रश्न परीक्षा में अवश्य रूप से पूछे जाते हैं। अब पाठ्यपुस्तक के अंदर अपन जाके देखेंगे तो इस संक्रमण श्रेणियों के बारे में जो चित्र है इससे और आसानी से समझा जा सकेगा। इसमें क्रमशः है प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ श्रेणी चित्र में दे रखी है। पर इसमें परमाणु क्रमांक दे रखा है, प्रथम सदस्य, अंतिम सदस्य भी दे रखा है। साथ में बाह्यतम कक्ष में जो एस कक्षक और डी कक्षक है, इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या को भी इसमें दर्शाया गया है। अतः इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने में ये सारणी सहायता प्रदान करती है, इससे सुविधा हो जाती है। इसलिए इसको अच्छी तरह से समझने की ज़रूरत है। पाठ्यपुस्तक में जाके इसको ध्यान से समझने की कोशिश करें। अब इसमें एक महत्वपूर्ण, इस चतुर्थ श्रेणी के बाद जो पाठ्यांश है इसको पढ़ने की आवश्यकता है, इसको ध्यान रखने की आवश्यकता है। इसमें थोड़ा स्पष्ट कर रखा है कि क्यों जिंक, कैडमियम, मरकरी और ये वाला जो सदस्य है कोपरनिशियम 112 परमाणु क्रमांक वाला अपन ने लिया था, ये कोपरनिशियम 112 वाला, ये संक्रमण तत्व के गुण क्यों प्रदर्शित नहीं करते, इसका स्पष्टीकरण दे रखा है। साथ में संक्रमण तत्वों के अंदर जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है उसके बारे में, उसकी संख्या के बारे में दे रखा है, और इनके जो महत्वपूर्ण बिंदु है जैसे चुंबकीय गुण, उत्प्रेरक क्षमता या संकुल बनाने की प्रवृत्ति, रंगीन आयन बनाने की प्रवृत्ति, अनुचुंबकीय प्रवृत्ति आदि बिंदुओं पर अपने को ध्यान देना जरूरी है। क्योंकि
सामान्य परिचय के अलावा प्रथम संक्रमण श्रेणी को विस्तृत रूप से परीक्षा में पूछा जाता है। इस पर प्रश्न बन जाता है। द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ श्रेणी में केवल छोटे प्रश्न ही आएंगे। अतः अपन यहाँ पर प्रथम संक्रमण श्रेणी की थोड़ी विस्तृत चर्चा करेंगे। प्रथम संक्रमण श्रेणी या 3D श्रेणी, इसे अपन एक और नाम दिया था। क्या दिया था? स्कैंडियम श्रेणी। इस आवर्त इसके जो प्रमुख बिंदु हैं वो अपन नोट कर लोगे तो और बढ़िया रहेगा। प्रथम संक्रमण श्रेणी के सामान्य गुण लिखो या प्रमुख बिंदु या लक्षण लिखिए। तो पहला बिंदु है, यह आवर्त सारणी के डी ब्लॉक की प्रथम श्रेणी है। जो तीसरे आवर्त में, यहाँ पर थोड़ा गलती है, चौथे आवर्त में स्थित है। आवर्त सारणी का कौन सा है? चौथा आवर्त। हाइड्रोजन प्रथम आवर्त में माना जाता है, इसलिए वहाँ से गिनेंगे तो चौथा आएगा। हाइड्रोजन हटा दिया जाए तो तीसरा आवर्त आता है, लेकिन अपन वास्तव में चौथे आवर्त में स्थित है, n=4। लेकिन डी ब्लॉक के तीसरे मतलब 3D, उसमें अंतिम कक्ष में इलेक्ट्रॉन भरते हैं, इसलिए 3D श्रेणी भी इसको कहा जाता है। तो यह एक महत्वपूर्ण बिंदु हो गया कि डी ब्लॉक में स्थित है, चौथे आवर्त में स्थित है और इसे 3D श्रेणी भी कहा जाता है। और एक और नाम स्कैंडियम श्रेणी भी कहा जाता है। इसमें कुल 10 तत्व हैं तथा 9 तत्व ही ट्रांजिशन तत्व है। जिंक परमाणु क्रमांक 30 वाला वो संक्रमण तत्वों का गुण प्रदर्शित नहीं करता है। इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निम्न है। यहाँ पर आर्गन 18 दे रखा है। चाहे तो अपन आर्गन का डिटेल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी लिख सकते हैं, लेकिन आर्गन 18 लिखने से याद करना सरल हो जाएगा। बड़े कोष्टक में आर्गन 18 लिख दीजिए। फिर उसके बाद 3D लिख के 1 से 10 ऊपर पावर के रूप में लिखना अपने को, और उसके बाद 4s 1 से 2 पावर के रूप में लिखना। यह इसका कौन सा हो गया? 3D श्रेणी का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का सूत्र। इसको याद रखना। इसके परीक्षा में 1 या 2 नंबर का पूछा जा सकता है। इस श्रेणी के तत्वों के परमाणु क्रमांक, नाम और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये निम्न है। इसको अपन समझेंगे, इनको नोट भी करेंगे और याद भी करेंगे। ये जो प्रथम तत्व की जो प्रथम संक्रमण श्रेणी है उसके नाम अपन यहाँ दे रखे। इसमें कुल 10 तत्व हैं। पहला तत्व है स्कैंडियम, इसका सूत्र है Sc। दूसरा है Ti टाइटेनियम, तीसरा V वेनेडियम, चौथा Cr क्रोमियम, पांचवा Mn मैग्नीज, छठा Fe आयरन, सातवां है कोबाल्ट Co, आठवां है निकिल, नौवा निकिल है Ni, और नौवा है Cu कॉपर, और अंतिम सदस्य है Zn जिंक। इन तत्वों के नाम अच्छी तरह से नोट कर लीजिए और इनको याद कर लीजिए। क्रम से याद करना इसको ज़रूरी है। 10 ही सदस्यों के नाम पक्के याद कर लीजिए, क्योंकि परीक्षा में इसका बड़ा प्रश्न भी पूछा जा सकता है। उस वक्त अपने को
ये परमाणु क्रमांक, नाम और प्रतीक चिन्ह याद होना जरूरी हो, क्योंकि इसके अभाव में अपन विस्तृत प्रश्न या बड़ा प्रश्न नहीं लिख सकते। अब यहाँ इस पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के कॉलम में कुछ इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्रत्येक तत्व का दे रखा है, इसको भी ध्यान से देखेंगे। आर्गन 18 अपने लिख दिया ब्रैकेट में सभी तत्वों के, और फिर आउटर मोस्ट जो पूर्व सारणी दिखाई थी जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या का दिखा रखा है, वही यहाँ पर डी कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, यहाँ पर ये 4s कक्षक में कितने हैं ये दर्शाया गया है। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का जो स्कैंडियम है, इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, आर्गन 18 बड़ा कोष्टक 3d1 4s2, अर्थात इसके 4s कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन हैं और 3d कक्षक में 1 है, और इसमें एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, ये अपने को ध्यान रखना। इसी प्रकार से 22 वाले तत्व जो है इसका टाइटेनियम है, इसके अंदर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 हो गई, 23 वालों की 3 हो गई। अब यहाँ ध्यान देना, क्रोमियम जो 24 परमाणु क्रमांक है, इसमें डायरेक्ट 4 नहीं होते हुए अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6 हो गई। यहाँ डी कक्षक में D3 के बजाय D5 हो गया। ऐसा क्यों होता है, इस पर विचार करना जरूरी है। यहाँ पर जैसे ही अगला इलेक्ट्रॉन डी कक्षक में आता है तो यह डी कक्षक और एस कक्षक अस्थायी विन्यास से स्थायी विन्यास की तरफ कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर अर्ध फील्ड 4s1 और पूर्ण फील्ड अर्ध फील्ड 3d5 अपने को पहले पता ही है कि पूर्ण भरे हुए और अर्धपूर्ण भरे हुए जो कक्षक रहते हैं वो अपूर्ण कक्षकों की तुलना में ज़्यादा स्थायी होते हैं। यही कारण है कि यहाँ पर क्रोमियम का जो ये विन्यास है वो स्थायी अधिक होने के कारण यह हो जाता है, अर्थात इसका जो 4s का जो इलेक्ट्रॉन है वो एक इलेक्ट्रॉन 3d में स्थानांतरित हो जाता है और स्थायित्व प्राप्त कर लेता है। इस कारण क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास थोड़ा विशेष हो जाता है, इसको ध्यान देने की जरूरत है। उसी प्रकार से इसमें आगे अपन देख चलते हैं तो वापिस ये निकिल और कापर यहाँ पर स्थिति देखने को मिलती है। निकिल से कापर आते तो यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रॉन बढ़ता है, लेकिन 4s कक्षक का एक इलेक्ट्रॉन 3d में आ जाता है। तो यहाँ पर जो 9वें और 10वें का पूर्ण कक्षक भरा जाता 3d, मतलब इसमें 10 ही इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। इसमें 4s में एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन रहता है, लेकिन 4s2 में एक भी नहीं रहता है। तो यहाँ अपने को विशेष तौर से डी कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को ध्यान देना जरूरी है। इसके आधार पर अपन इनकी चुंबकीय प्रवृत्ति और रंगीन प्रवृत्ति की व्याख्या कर सकेंगे। अब इसमें विशेष बिंदु दे रखा है, विशेष कॉलम में एक तो क्रोमियम के बारे में अपने को ध्यान रखना है, दूसरा ये कापर के बारे में, और फिर जिंक के बारे में। अब सारणी के नीचे कुछ दे रखे हैं, वो ट्रिक तुम याद कर सकते हो। जैसे इसमें जो सीरियल नंबर दे रखा है 1 से लेकर 10 तक, उस सीरियल नंबर में यदि 20 अंक जोड़ दिए जाए तो उस सीरियल नंबर के तत्व का परमाणु क्रमांक निकल जाता है। यदि आप परमाणु क्रमांक भूल भी जाते हो तो इस तथ्य को विशेष तौर से ध्यान रखना। 1 से 10 तक है, उसमें 20 जोड़ेंगे। जैसे 1 में 20 जोड़ा तो 21 हो गया, वो स्कैंडियम का है। 2 में 20 जोड़ा तो 22 हो गया, टाइटेनियम का है। तो इस प्रकार अपन इस सीरीज के सभी नामों को पक्का क्रम से याद कर लें तो परमाणु क्रमांक आसानी से इसके लिखे जा सकते हैं।
है ना, इसलिए इसके नाम रखना और सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का सूत्र याद रखना जरूरी है। उस सूत्र की सहायता से अपन पूरा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आसानी से लिख सकेंगे। अब अपन आगे चलते हैं। इस पर ये विशेष ध्यान रखना कि 3D श्रेणी के सभी तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए, इस प्रकार का प्रश्न आ सकता है परीक्षा में। 3D सीरीज के संक्रमण श्रेणी के सभी तत्वों के डी कक्षकों में स्थित अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या लिखिए, इस प्रकार का प्रश्न भी आ सकता है, इसलिए इसको ध्यान से पक्का याद करने की आवश्यकता है। अगली इसका गुण है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बाद इनकी रंगीन प्रवृत्ति। इसको निम्न प्रकार से समझ सकते हैं अपन। तो यहाँ पर ये जो आयन दे रखा है पाठ्य पुस्तक के जो 104 और 5वें पेज पे है, आयन है, और इस आयन के अंदर 3D कक्षकों में कितने अयुग्मिक इलेक्ट्रॉन है उसकी संख्या पर निर्भर इसकी रंगीन प्रवृत्ति होती है। तो जैसे 3D कक्षक में 0 इलेक्ट्रॉन होंगे तो रंगीन होगा, और यदि 1 से 9 तक या 1 से 5 तक इसमें जो अयुग्मिक इलेक्ट्रॉन रहेंगे वो विभिन्न कलर के, तो कलर उनकी संख्या के मान से होंगे। तो ये अपनी तालिका का अध्ययन आपको करना जरूरी है। इसमें आगे चलते अपन तो एक तालिका दे रखी, इसको नोट कर सकते हैं। स्कैंडियम से जिंक तक पहला कॉलम है इसका क्रमांक, फिर तत्व है, फिर इसके आगे अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या दे रखी है। जैसे पहले वाले में D1 है, दूसरे वाले में D2 है, इस प्रकार अंतिम तत्व में D10 है, इससे पहले वाले में भी D10 है। D10 के सामने कलर ले रखा है रंगहीन, जैसे D1 के सामने कौन सा नीला कलर, D2 के सामने हरा। तो ये आपको याद रखना जरूरी कि 2 इलेक्ट्रॉन है तो कौन सा कलर रहेगा, 1 इलेक्ट्रॉन है तो कौन सा कलर रहेगा, 5 इलेक्ट्रॉन है तो कैसा कलर रहेगा, ये आपको अच्छी तरह से याद रखना, तो इसकी रंगीन प्रवृत्ति के बारे में आप स्पष्ट कर सकोगे। दूसरा, इसकी इसी में आक्सीकरण अवस्थाएं भी दे रखी है। तो संक्रमण तत्व की प्रमुख विशेषता है, और 3D श्रेणी की भी यह विशेषता है कि इसमें परिवर्तनशील आक्सीकरण अवस्थाएं पाई जाती है, मतलब आक्सीकरण अवस्थाएं परिवर्तित होती रहती है, या एक तत्व की एक से अधिक आक्सीकरण अवस्थाएं होती है। तो यहाँ पर देखिए स्कैंडियम में +3 है, फिर टाइटेनियम +4 है। इस प्रकार आक्सीकरण अवस्था क्रमशः बढ़ती जाती है और मैग्नीज तक अधिकतम हो जाती है। उसके पश्चात फिर पुनः कम होती जाती है और जिंक तक +2 हो जाती है। कॉपर ऐसा तत्व जिसमें केवल +1 आक्सीकरण अवस्था पाई जाती है, और अधिकांश तत्वों में +3 आक्सीकरण अवस्थाएं पाई जाती है। तो 3D श्रेणी की जो प्रमुख विशेषता में ये पॉइंट आता है कि कॉपर और जिंक को छोड़कर बाकी सभी तत्वों में +3 आक्सीकरण अवस्था सामान्यतः पाई जाती है, या स्थायी रूप से ये स्थायी यौगिक में जो अधिकांश यौगिक बनाते हैं जिसमें +3 आक्सीकरण अवस्था मिलती है। इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है इसमें डी कक्षक में, ये इसका मुख्य कारण है। अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ेगी तो आक्सीकरण संख्या भी बढ़ेगी, इससे अधिकतम मान, और कम होगी तो आक्सीकरण संख्या भी कम हो जाएगी। इस प्रकार इस सारणी से संक्रमण श्रेणी 3D श्रेणी के तत्वों की रंगीन प्रवृत्ति और आक्सीकरण संख्या जो परिवर्तनशील आक्सीकरण संख्या है उसके बारे में पूरी तरह से अपन समझ सकते हैं। इसमें 3 बिंदु नीचे नोट कर रखे हैं, इन बिंदुओं को ध्यान से देखो तो ये ध्यान देना जरूरी है कि सामान्य आक्सीकरण अवस्था +3 है, और केवल कॉपर में +1 आक्सीकरण अवस्था होती है, और परिरक्षण प्रभाव के कारण आक्सीकरण
नंबर कम हो जाती है, मतलब इसमें कुछ भारी परमाणु हो जाता है और इलेक्ट्रॉनों की संख्या, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी कम हो जाती है। ये चीज़ें इसमें ऑक्सीकरण अवस्था के कम होने का कारण भी पूछा जा सकता है परीक्षा में। इसकी अगली प्रवृत्ति है चुंबकीय आघूर्ण या चुंबकीय प्रवृत्ति। सामान्यतः अपन जानते हैं कि संक्रमण तत्व अनुचुंबकीय प्रवृत्ति के होते हैं, इसको पैरामैग्नेटिक बोलेंगे। इसका मतलब इसमें कुछ न कुछ चुंबकीय आघूर्ण होगा। चुंबकीय आघूर्ण चूँकि चुंबक का चुंबकीय प्रवृत्ति की इकाई है, इसको अपन बोर मैग्नेटान के द्वारा व्यक्त करते हैं। इसे निम्न प्रकार से समझ सकते हैं अपन। चुंबकीय आघूर्ण, इसका सूत्र नोट कर लीजिए, क्योंकि इसे के द्वारा चुंबकीय आघूर्ण की गणना की जा सकती है और इस पर संख्यात्मक प्रश्न पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो चुंबकीय आघूर्ण जिसे म्यू द्वारा दर्शाया गया है, √n कोष्टक में n+2 के बाद कोष्टक लगा देना। इसमें कोष्टक नहीं है लेकिन आप कोष्टक लगा देना और आगे इसकी इकाई लिख दीजिए B कैपिटल और M बोर मैग्नेटान। इसके जो प्रतीक है वो भी अपने को ध्यान रखना है। इस सूत्र को प्रचक्रण मात्र स्पिन ओनली सूत्र भी कहते हैं। ये ध्यान रखने योग्य बिंदु है। यहाँ पर देखो इन्हें स्पष्ट कर रखा है, म्यू बराबर चुंबकीय आघूर्ण, n बराबर अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या और Bm बोर मैग्नेटान चुंबकीय आघूर्ण की इकाई। यहाँ अपन चुंबकीय आघूर्ण की गणना कैसे कर सकते हैं उसको उदाहरण द्वारा समझाया गया है। तो चुंबकीय आघूर्ण आसानी से कैसे ज्ञात कर सकते हैं वो इसमें दिखाया गया है। इसे ध्यान से देखेंगे। स्कैंडियम 21 जैसा उदाहरण है, स्कैंडियम 21 का चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात करना, ये नोट कर सकते हैं आप। स्कैंडियम 21 का चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात करना या ज्ञात कीजिए। तो इसके हल में अपन स्कैंडियम का परमाणु क्रमांक अपने को याद होना चाहिए, 21 है। फिर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास याद होना जरूरी है। यहाँ 3D1 4s अंतिम कक्ष का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दे रखा है, ये भी अपने को ध्यान होना जरूरी है। फिर इसका डिटेल, जो ये 5 खाने दे रखे हैं 3D और एक खाना दे रखा 4s, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन भरते हैं, इससे अपने को पता चलता है कि कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। इस अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करने के लिए पहले अपने को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना पड़ेगा, फिर ऐसे खाने बनाना पड़ेंगे, इलेक्ट्रॉनों का फिर इसमें दर्शाना पड़ेगा, तब अपने को पता चलेगा कि कितने इलेक्ट्रॉन अयुग्मित है। फिर इसमें मान रखेंगे, नीचे रख रखा जैसे म्यू बराबर n+2 कोष्टक में, इसमें n की जगह 1 है क्योंकि स्कैंडियम में युग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 है, तथा इसमें +2 लिख दिया तो क्या हो गया, √3 हो गया। इस √3 को हल करेंगे तो उत्तर आएगा 1.73 बोर मैग्नेटान। इस प्रकार अपन किसी भी तत्व की आवर्त सारणी में जो स्थित है उसमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मतलब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या यदि ज्ञात हो तो इस सूत्र द्वारा, स्पिन ओनली सूत्र द्वारा चुंबकीय आघूर्ण की गणना आसानी से कर सकते हैं। ये इनको विशेष तौर से नोट कर लेना। यहाँ पर मैंने और ये डिटेल बता रखा है, इस सूत्र को नोट कर लीजिए, फिर से सुन लीजिए। चुंबकीय आघूर्ण का सूत्र है ये, इसके प्रतीक चिन्ह को ध्यान से देख लीजिए और उदाहरण भी इसको दोबारा देख लीजिए। यहाँ पर यदि दूसरा तत्व पूछा जाता है तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या यदि परिवर्तित होती है तो उसका चुंबकीय आघूर्ण का मान भी मतलब उस सूत्र के जो गणना के परिणाम के आधार पर चेंज हो जाएगा, वो अपने को ध्यान रखना। ये सारणी दे रखी है जो पाठ्य पुस्तक के 103 और 104 पेज पे विभिन्न तत्वों का या आयनों का
इस पे डी कक्षकों के अंदर अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या दे रखी है और इस पर उसका चुंबकीय आघूर्ण का मान दे रखा है। तो यहाँ पर आयनों की संख्या भी दे रखी है और इसका मान भी दे रखा है। तो अपन जो गणना द्वारा सूत्र द्वारा जो ये जो स्पिन ओनली सूत्र है इसके द्वारा किसी तत्व का जैसे आवर्त सारणी के अंदर टाइटेनियम या वेनेडियम का अपन निकालो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख के और उसका उत्तर से इस तालिका से मिलान करो, ताकि अपने को पता चले कि यदि परीक्षा में सवाल आ गया कि टाइटेनियम के चुंबकीय आघूर्ण की गणना कीजिए तो अपन आसानी से कर पाएंगे। इस प्रकार इसकी प्रैक्टिस अच्छी तरह से करना जरूरी है। संक्रमण तत्व के और सामान्य गुण में एक गुण है, ये संकुल आयन उपसहसंयोजक यौगिक बनाते हैं। उपसहसंयोजक यौगिक विभिन्न प्रकार के बनाएंगे, जो इसमें आवर्त सारणी में अपन दे रखा है। यहाँ पर संकुल यौगिक किस प्रकार के बनाते हैं ये इसमें दे रखा उदाहरण, जैसे आयरन हेक्सासाइनोफेरेट या हेक्सासाइनो ये पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट का आयन है ये। तो इस प्रकार पोटेशियम हेक्सासाइनो K4 FeCN6 K3 FeCN6 और इसमें प्लेटिनम आयरन ये कैडमियम कापर और प्लेटिनम, इसमें विभिन्न प्रकार के संकुल यौगिक ज़्यादातर इस श्रेणी के पाए जाते हैं। तो उसका अध्ययन अपन ध्यान रखेंगे भी इस श्रेणी के जो संकुल यौगिक है कौन कौन से आते हैं बोले। दूसरा, इसके उत्प्रेरकी के गुण पहले वाले अध्याय में अपन पढ़ चुके हैं कि संक्रमण तत्वों की उत्प्रेरक क्षमता उच्च होती है, ये पढ़ा था अपन ने। तो इस 3D श्रेणी में भी अपन लिखेंगे और ये उत्प्रेरकी गुण का विशेष अध्ययन करेंगे। इस किताब के अंदर जो पॉइंट है उसके मुख्य पॉइंट को अपन देखेंगे। इस प्रकार ये है 3D श्रेणी के प्रमुख गुणों के बारे में अपन ने जान लिया है। इस प्रकार इस पाठ में जो संक्रमण तत्व के द्वितीय भाग है इसमें संक्रमण श्रेणी जो प्रथम है 3D उसके सभी सामान्य गुणों का अपन ने अध्ययन कर लिया है और सभी श्रेणियों के परिचय को समझ लिया है। इसके प्रथम तत्व और अंतिम तत्व को भी समझ लिया है। साथ में इसमें कौन कौन से ऐसे तत्व है जो संक्रमण तत्वों के समान गुण नहीं करते हैं, इसको भी जान लिया है। और आशा करता हूँ कि यह पाठ आपके समझ में आ जाएगा और परीक्षा में मार्क्स कवर करने में सहायता प्रदान करेगा। घर जाकर आप NCERT की जो पाठ्य पुस्तक है उसका अच्छी तरह से अध्ययन करेंगे, मनन करेंगे और फिर इस वीडियो का रिवीजन 2 या 3 बार करेंगे तो मुझे लग रहा कि आपके सारे प्रश्न का जो क्यूरीज है, डाउट है, वो दूर हो जाएंगे। और यदि भी कोई समस्या हो तो कक्षा में कभी भी मुझे से पूछ सकते हैं, उस पर चर्चा कर सकते हैं। कठिन बिंदुओं पर चर्चा करना जरूरी है। यदि आपस में आप छात्र सहपाठी हो, यदि वो आपस में चर्चा करो या टीचर से चर्चा करो तो वो कठिन बिंदु थोड़ा सरल हो जाता है और याद आसानी से हो जाता है। परीक्षा में अक्सर इन कठिन बिंदुओं पर ही छोटे छोटे प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए विशेष ध्यान देने की जरूरत है। शुभ समाप्त।